वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया हैं। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल तमिल मूवी। ये वैसे है तो तमिल मूवी, लेकिन मलेशियन तमिल मूवी है। इस मूवी को देखा जाए तो इंडिया में उतनी ज्यादा पब्लिसिटी तो नहीं मिली, लेकिन ये बहुत अच्छी मूवी है, तभी तो हम इसे रॉकेट्स के लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस साल रिलीज हुई मलेशियन तमिल मूवी जिसका नाम है रुबेनियन जानू। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करने की गुजारिश है आपसे बस। मूवी की शुरुआत होती है और रुबेन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं। इसे ना स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, जैसे आपको है और मुझे सुनाने में। स्कूल में भी ये बहुत मजे से स्टेज पर चढ़ जाता है और कहानियां सुनाकर सभी को एंटरटेन करता है। कट करके प्रेजेंट में रुबेन को दिखाते हैं जो बड़ा हो चुका है और इसकी शादी भी हो चुकी है। ये देखो, यह है रुबेन की वाइफ जानू। रुबेन एक डायरेक्टर बनना चाहता है और जानू उसको हर तरह से सपोर्ट करती है। वो एक कहानी लिख रहा है जिसे जानू पढ़ना चाहती है, लेकिन रुबेन कहता है कि देखो ये अभी पूरी नहीं हुई है और जब तक मैं इसे पूरा ना कर दूं प्लीज इसे पढ़ना मत। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम चारू है। अब डायरेक्टर बनना देखो इतना आसान तो होता नहीं, बहुत मेहनत लगती है ना। जब तक रुबेन को ढंग का चांस नहीं मिल जाता उसे कोई और काम तो करना ही पड़ेगा, अपना गुजारा तो करना ही है। इसलिए फिलहाल वो कैब चलाता है, पर उसका वन एंड ओनली पैशन है मूवीज बनाना। बचपन से ही उसका ये सपना था और उसके लिए वो बहुत मेहनत और कोशिश भी कर रहा होता है। रुबेन बाहर चला जाता है तो जानू घर के काम सब कुछ निपटा कर रुबेन के टैब को उठा लेती है और उसकी कहानी पढ़ना शुरू करती है। दरअसल ये रुबेन की अपनी लाइफ स्टोरी है। बचपन से जब भी कोई स्टोरी कहने को बोलता तो रुबेन बेझिझक आगे जाकर कहानी सुनाने लग जाता। वो इमेजिन करता था कि उसके आगे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और उसके पीछे मूवी स्क्रीन है। किसी दिन मैं एक मूवी बनाऊंगा और मलेशिया की तमिल फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचे दर्जे पे पहुंचाऊंगा। ये था उसका सपना। फिर कॉलेज के दौरान भी रुबेन मूवी मेकिंग के बारे में ही पढ़ता था और लोगों से उसकी बातें करता था। उसका फ्रेंड भी उसका साथ देता है और कहता है कि भाई अगर तुम डायरेक्टर बनोगे तो मैं डीओपी बनूंगा। दोस्तों, डीओपी यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। अब इनका मानना है कि मलेशियन फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट की बहुत कमी है और इसी वजह से यहाँ की मूवीज को उतना ज्यादा रीच नहीं मिलता। अगर हमें एक अच्छी स्टोरी मिल जाए तो हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। रुबेन एक प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाता है। प्रोड्यूसर कहता है कि सच बताऊं तो मुझे कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, कुछ सीन है जो तुमने बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन सिर्फ उन सीन्स के लिए मैं तुम्हें चांस तो नहीं दे सकता। तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। पहले इंडस्ट्री को समझो, सीखो, फिर कहानी लिखो। अब प्रेजेंट में रुबेन काम के बाद घर आता है तो जानू झट से टैब नीचे रख देती है। तो तुम मेरी कहानी पढ़ रही थी क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ गेम खेल रही थी। ये कहकर जानू मैनेज कर लेती है। फिर रुबेन अपनी बेटी चारू के कमरे में जाता है। वो चारू को किस करना चाहता है तो जानू कहती है मत करो, वो जाग जाएगी। अरे तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को किस कर रहा हूँ। कहकर वो चारू को किस करता है, वो जाग जाती है। फिर किसी तरह जानू उसको सुला देती है। रुबेन फिर नीचे आकर अपनी कहानी लिखने में मशरूफ हो जाता है। दिन भर कैब चलाकर वो रात को कहानी लिखता है। देर देर रात को सोता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुलती है और वो कुछ ढूंढने लग जाता है। फिर एक आइसक्रीम स्टिक पर जानू करके लिखता है। जानू यानी रुबेन की वाइफ नहीं, बल्कि अपनी एक्स लवर को वो इसी तरह पुकारता था और वही नाम उसने इस स्टिक पर लिखा था। अचानक वहां पर जानू आ जाती है और पूछती है आधी रात को क्या रिसर्च चल रहा है ये? कुछ नहीं, जानू कहती है मुझे लगा तुम अपनी कहानी के लिए कोई आइडिया ढूंढ रहे हो। अब वो कहता है यार मुझे नहीं लगता मैं कभी डायरेक्टर बन पाऊंगा। फिर जानू भी उसको कहती है कि कई लोग होते हैं जो डायरेक्टर बनने का सपना तो देखते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं, पर तुम तो बचपन से ये सपना देख रहे हो और उस सपने को साकार करने के लिए आज तक कोशिश कर रहे हो। यही तो तुम्हारी खासियत है, आज तक कोशिश कर रहे हो इस लक्ष्य को पाने के लिए। इसमें समझो तुम्हारी आधी जीत तो हो ही गई। तुम फिक्र मत करो, तुम जरूर सफल बनोगे। रुबेन तो चौंक ही जाता है क्योंकि जानू का वॉइस मॉड्यूलेशन उसे अपनी एक्स की याद दिला देता है। दरअसल रुबेन बहुत परेशान है क्योंकि ना तो उसका सपना पूरा हो रहा है, ना ही वो अपनी एक्स जिससे वो बहुत प्यार करता था उसे पाने में सफल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें उसको दिन रात परेशान करती रहती है, लेकिन फिर भी वो जानू के साथ नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। अब जानू आगे की कहानी पढ़ती है और तभी रुबेन का एक फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। रुबेन जिस प्रोड्यूसर से मिलने गया था उसने कहा था तुम इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सीखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कैसे यहाँ पर काम होता है। अब रुबेन और उसका फ्रेंड रवि उसी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं। रुबेन कहता है कि पिछली बार आपने कहा था कि इंडस्ट्री के बारे में सीख कर आओ। सर, हमने बहुत जगह कोशिश की लेकिन हम कुछ खास सीख नहीं पाए हैं। आप प्लीज हमें यहाँ सीखने का मौका दीजिए। हम आपके ऑफिस में ही कोई जॉब भी कर लेंगे और साथ ही साथ सीख भी लेंगे। प्रोड्यूसर कहता है कि मैं तो दूसरे बिजनेसेस चलाकर इस प्रोडक्शन कंपनी को जिंदा रखता हूँ, ऐसे में नए लोगों को काम मैं दे नहीं सकता। पर रुबेन बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सर प्लीज। फिर वो मान जाता है लेकिन बताता है कि सैलरी तो मैं ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। रुबेन मान जाता है क्योंकि उसे तो सीखने से मतलब था। प्रोड्यूसर अपने रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर इन दोनों को अपॉइंटमेंट लेटर देने को कह देता है। वो इनको लेटर देती है और ऑफिस के बारे में सब कुछ बताती है। इन्हें लगा कि रिसेप्शनिस्ट मलयालम है, लेकिन उसका पति तमिलनाडु से है और वो बहुत ही अच्छी तमिल बोल लेती है। अब सारी चीज देखकर वो बाहर आते हैं तो रुबेन हरलिन नाम की एक लड़की को देखता है और देखते ही वो रुबेन को बड़ी अच्छी लगने लग जाती है। हरलिन रुबेन से एक एड्रेस पूछती है तो रुबेन कहता है ये कंपनी तो फर्स्ट फ्लोर पे है। हरलिन उसको आगे बताती है कि वहां मेरा एक इंटरव्यू है। रुबेन उससे ऑल द बेस्ट कहकर वहां प्रोड्यूसर के ऑफिस आता है।
अब दोपहर को रुबेन और रवि कैंटीन में होते हैं तो रुबेन की नजरें किसी को ढूंढ रही होती है। रवि पूछता है किसे ढूंढ रहे हो भाई। वो कहता है कि सुबह एक लड़की फर्स्ट फ्लोर पे किसी इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे बहुत पसंद आ गई हो। रवि उसको डांटता है कि तू यहाँ सीखने आया है या फिर ये लड़कियों के चक्कर में आया है, जरा कंट्रोल में रह, ठीक है। पर रुबेन नहीं मानता, उसे जैसे नशा ही चढ़ गया हो। वो फर्स्ट फ्लोर की उस कंपनी में जाता है जहां हरलीन इंटरव्यू देने आई थी। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को हरलीन का हुलिया बताकर पूछता है क्या वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी। रिसेप्शनिस्ट पूछती है क्या तुम हरलीन की बात कर रहे हो। हाँ, रुबेन हाँ में जवाब देता है और पूछता है क्या उसे नौकरी मिल गई। वो कहती है मुझे नहीं पता। अगले दिन हरलीन बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है क्योंकि गेट पे ताला लगा होता है। रुबेन आकर पूछता है आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो कहती है अगर मैं 7 बजे के बाद वाली बस में आती तो बहुत देर हो जाती, इसीलिए जल्दी आ गई। रुबेन के पास गेट की चाबी होती है तो वो गेट खोल देता है। वो पूछती है वैसे आप हैं कौन। क्या मैडम, कल मैंने ही तो आपको बताया था कि वहाँ फर्स्ट फ्लोर में है इंटरव्यू देने की जगह, और मैंने याद नहीं है आपको ऑल द बेस्ट भी कहा था। आप इतनी जल्दी भूल जाती हैं चीज़ों को। ओ हाँ सॉरी, मेरी याददाश्त भी ना। इस तरह की बातें होती हैं शुरू। अब हरलीन तमिल तो नहीं जानती तो दोनों की बातें इंग्लिश में होती हैं। अब हरलिन के साथ पहचान बढ़ाने के लिए रुबेन दोनों कंपनीज की रिसेप्शनिस्ट को मनाकर हरलिन को अपने साथ लंच के लिए आने को कहता है। अब चारों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो रुबेन उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि प्लीज किसी तरह इनका नंबर दिलवा दीजिए मुझे। अब क्योंकि ये लोग तो तमिल में बात कर रहे होते हैं तो हरलिन की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन नंबर शब्द सुनकर वो पकड़ लेती है और पूछती है किस नंबर की बात हो रही है। रिसेप्शनिस्ट किसी तरह उसे मैनेज कर लेती है। अगले दिन भी हरलिन थोड़ा जल्दी आ जाती है लेकिन रुबेन को थोड़ी देर हो जाती है। दोनों भूखे होते हैं तो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। हरलिन तो कुछ नया ही डिश ऑर्डर करती है जिसके बारे में रुबेन उतना जानता नहीं। वो पूछता है तो तब हरलिन उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। फिर दोनों एक दूसरे के फैमिली के बारे में बातें शेयर करते हैं। तब हरलिन रिवील करती है कि एक्चुअली मुझे तमिल समझ में आती है, सिर्फ बोल नहीं पाती। और ये सुनकर रुबेन चौंक जाता है। हरलिन कहती है कि मैंने इसीलिए किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पर तुम्हें देखकर मुझे लगा कि सच बता ही दूं, पर तुम किसी और को मत बताना, ठीक है। फिर ओके कहकर रुबेन अपने ऑफिस चला जाता है। उस दिन हरलिन की कंपनी की रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पे होती है तो रुबेन अपने ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से कहता है आज आप किसी काम का बहाना कर दीजिए ना प्लीज, ताकि सिर्फ मैं और हरलिन लंच के लिए बाहर जा पाए। प्लीज ना मुझे अपना छोटा भाई समझकर हेल्प कर दीजिए दीदी। इस पर रिसेप्शनिस्ट मान जाती है और जब हरलिन उसे लंच के लिए बुलाने आती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे थोड़ा जरूरी काम है तो तुम दोनों चले जाओ। दोनों रेस्टोरेंट जाकर खूब बातें करते हैं, उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और प्यार भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। अब शाम को हरलिन घर के लिए निकलती है तो रुबेन उसे बस स्टॉप तक छोड़ने की बात भी करता है, पर वो कहती है अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन रुबेन बड़े स्टाइलिश अंदाज में कहता है कि अरे जिंदगी में जरूरत के हिसाब से हम चीजें करने लगे तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी और कभी कभी ऐसा कुछ करना चाहिए जो जरूरी ना लगे। उन्हीं चीजों में तो होता है असली एंजॉयमेंट। अब बातों ही बातों में दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और चैट पेन की बातें भी शुरू होने लग जाती है। रात भर चलती है इनकी गपशप। रुबेन तो पहले से ही हार्लिन को पसंद करने लगा था लेकिन धीरे धीरे हार्लिन भी उसे पसंद करने लग जाती है। लेकिन दोनों मतलब डायरेक्टली एक दूसरे को प्रपोज नहीं करना चाहते, डरते हैं ना। अब एक दिन रेस्टोरेंट में रुबेन उसे अपने दिल की बात बता ही देता है और कहता है मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आर यू रेडी। पर हार्लिन कोई जवाब नहीं देती और चले जाती है। वो रुबेन के कॉल्स मैसेजेस किसी का भी कोई जवाब नहीं देती। अब रुबेन परेशान हो जाता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। अचानक हरलिन कॉल करती है तो रुबेन पूछता है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी। हरलिन कहती है शाम को कैफे चलोगे मेरे साथ। रुबेन मान जाता है, उसको और चाहिए क्या था। शाम को दोनों मिलते हैं कैफे में। रुबेन से बिना पूछे ही हरलिन कुछ ऑर्डर कर देती है और कहती है कि हमें कुछ और नहीं चाहिए। रुबेन पूछता है ये क्या मजाक है, मैंने तो अपना ऑर्डर दिया ही नहीं, तुम करना क्या चाहती हो। वो भी कहती है सब्र करो सब पता चल जाएगा। जब खाना आता है तो हार्लिन उसको इक्वली शेयर करके रुबिन को देती है। दरअसल वो डायरेक्टली तो नहीं कहती है लेकिन इसके जरिए वो रुबिन को बता देती है कि सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि लाइफ भी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। और कट करके प्रेजेंट को दिखाते हैं जहाँ अचानक चारों की तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है। रुबेन और जानू उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, बस 2-3 टैबलेट्स लेने होंगे, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाकर वो बाहर आते हैं तो रुबेन को एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। रुबेन चारू को जानू के पास छोड़कर कहता है देखो मैं डॉक्टर के कमरे में कुछ भूल आया था, अभी लेकर आता हूँ। जानू भी चारू को लेकर आगे जाती है तो रुबेन जाता है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ वो उस खुशबू के पीछे जाता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अब रुबेन के जाने के बाद दिखाते हैं कि वहाँ असल में हरलिन थी जिसकी खुशबू रुबेन को आई थी। हरलिन रुबेन को उसकी वाइफ और बच्ची के साथ देखती है। दरअसल पास्ट में किसी वजह से दोनों अलग हो गए थे लेकिन रुबेन अब भी हरलिन की प्रेजेंस को फील कर पा रहा है। दैट्स लव। वो रवि को बताता है तो वो कहता है कि तुझे एक अच्छी फैमिली मिली तो है लाइफ में, बेवजह अपने एक्स के बारे में सोचकर क्यों अपनी लाइफ को उलझा रहा है। कहानी फिर से जाती है पास्ट में जहां हम दोनों को एक दूसरे का लव स्वीकार करते हुए देखते हैं। सैटरडे को हरलिन के ऑफिस में कोई नहीं होता तो रुबेन वहां चला जाता है और रोमांस के साथ ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक दिन रुबेन हरलिन को अपने घर पर ले जाकर अपनी माँ से भी मिलवाता है जो हरलिन के साथ बड़े प्यार से पेश आती है।
उनसे मिलकर हार्लिन को भी बहुत खुशी होती है। फिर दोनों एक जगह बैठकर स्टिक आइस खाते हैं। रूबेन एक स्टिक पर जान जानू करके लिख देता है और हार्लिन से पूछता है, तुमने अब तक मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहा? ना ही तुम मुझे जान जानू करके पेट नेम से बुलाती हो। अब हार्लिन कहती है, क्या ये पागल हो क्या है? क्या प्यार इन्हीं शब्दों में होता है? अरे शब्दों में कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझे समझ गया ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और चाहिए क्या तुम्हें? फिर हार्लिन रूबेन को अपने घर लेकर जाती है और अपनी माँ, भाई और बहन से मिलवाती है। हार्लिन के पिता गुजर गए थे। बताती है, मैं अपने पापा को बहुत मिस करती थी, लेकिन जब से तुम मिले हो तो मुझे उनका ख्याल ही नहीं आया। तुम मेरी इतनी अच्छी केयर जो करते हो। रूबेन भी कह देता है कि अब से तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी, इसका मैं वादा कर देता हूँ। एक दिन दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तो रूबेन हार्लिन के कंधे पर हाथ डालकर आराम से चल रहा होता है। हार्लिन कहती है, अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, हाथ हटाओ। इस पर दोनों में मीठी तकरार भी हो जाती है और दोनों बस स्टॉप पर अलग अलग हो जाते हैं। तभी हार्लिन का भाई आता है। हार्लिन कहती है, ये मेरा कलीग है, याद है उस दिन हमारे घर भी आए थे? भाई भी एक भाई की तरह कहता है, तो क्या हो गया, हमेशा उसी के साथ घूमती फिरती रहोगी क्या? चलो घर अब। कहकर वो हार्लिन को अपने साथ घर लेकर जाता है। अब घर पर उसको डांट भी पड़ती है कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बार बार उस लड़के के साथ क्यों घूमती रहती हो तुम? फिर हार्लिन अकेले में अपनी बहन को बता देती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ यार, उसके साथ रहूंगी तो ही तो लाइफ अच्छी रहेगी। अब अगले दिन रूबेन उसको कहता है, अरे तुम सबको बता क्यों नहीं देती कि मैं तुम्हारा हूँ कौन, मतलब डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देती कि मैं तुम्हारा लवर हूँ? वो कहती है, अगर बता दिया ना तो अभी के अभी हम दोनों को अलग कर देंगे मेरे परिवार वाले। रूबेन भी फिल्मी डायलॉग मारता है कि अरे ऐसा नहीं होगा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कौन हमें अलग कर सकता है, कोई भी नहीं। फिर दोनों अपने प्यार को लेकर और भी सीरियस हो जाते हैं। हार्लिन के घर वालों को साफ साफ पता चल जाता है कि ये रूबेन से प्यार करती है। उसका भाई रूबेन को भी खूब डांटता है, लेकिन रूबेन को उसकी भाषा समझ ही में नहीं आती। तो भाई कहता है कि तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो मेरी बहन को कैसे समझोगे तुम? उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ और यही सबके लिए अच्छा होगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद रूबेन कई बार हार्लिन से मिलने जाता है, लेकिन हार्लिन का कुछ पता नहीं चलता। न जाने वो कहाँ गायब हो गई और किस हाल में है। उसके जाने के बाद तो रूबेन शराब का आदी हो जाता है। होता है ना भाइयों, एक बार लड़की चले जाए तो बॉटलें अपने आप खुल जाती है। उसके पिता समझाते हैं कि बेटा वो लड़की गई सो गई, उसकी याद में तुम शराब क्यों पी रहे हो, अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? मेरा दोस्त अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करना चाहता है, तो भी मान जाओ और लाइफ में आगे बढ़। उनकी बात 100% ठीक लगती है रूबेन को, तो वो शादी के लिए मान जाता है। इस तरह हुई थी रूबेन और जानू की शादी। रूबेन ने सुहाग रात में जानू से कह दिया था कि पहले हम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, बाकी सब कुछ बाद में। जानू ने भी उसकी बात मानी, पर रूबेन ने जानू को हार्लिन के बारे में नहीं बताया था कि मेरी जिंदगी में वो भी थी। धीरे धीरे इनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी और रूबेन को लगा कि उसने हार्लिन को पूरी तरह भुला दिया है। फिर इनकी एक प्यारी सी बच्ची हुई और इस तरह रूबेन एक अच्छा पति और अच्छा बाप बनकर अपनी लाइफ जीने लगा। इस तरह रूबेन ने अपनी कहानी में लिखा होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद दिखाते हैं कि एक दिन रूबेन एक पैसेंजर को पिकअप करना जाता है, तो रूबेन को वही खुशबू आती है और मुड़कर देखता है तो पैसेंजर हार्लिन थी। रूबेन को देखकर हार्लिन कैब से उतरकर भागने लग जाती है। रूबेन उसके पीछे जाता है और पूछता है, मुझे लगा तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर में बंद करके रखा होगा या फिर तुम्हें देश से बाहर भेज दिया होगा, इसलिए मुझे मेरे पापा के कहने पर मजबूरन दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ी। पर तुम्हें क्या हुआ था, प्लीज बताओ मुझे। तब हार्लिन मुड़ती है। यहाँ पता चलता है कि हार्लिन को कैंसर है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना सांस नहीं ले सकती। हार्लिन एक और सच रिवील करती है कि असल में उसके परिवार को रूबेन बहुत पसंद था और वो उनके रिश्ते को मानने को भी तैयार हो गए थे। लेकिन तब अचानक हार्लिन ने एक दिन खून की उल्टी की। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उसको कैंसर है। हार्लिन ने अपने भाई से खुद कहा था कि तुम रूबेन को ये बात मत बताना, मैं उससे नहीं मिलूंगी अब से। थोड़े दिनों के बाद वो खुद मुझे भूलकर नई लाइफ शुरू कर देगा। वो डायरेक्टर बनना चाहता है। अगर वो मुझसे शादी करेगा तो पूरा वक्त और मेहनत मुझे ही संभालने में लगाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे तो सिर्फ यही चाहिए कि वो जिंदगी में खूब तरक्की करे, अपने एम्बिशन को फुलफिल करे। ये सब कुछ सुनकर रूबेन रोने लग जाता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, पर अचानक तुम मेरी लाइफ से चली गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुम इस बीमारी से अकेले लड़ती रही और तुमने मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। आई एम सॉरी यार, मैंने शादी कर ली और मेरी एक बच्ची भी है। अब वो कहती है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ इसी तरह खुश देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी वाइफ और बेटी का ध्यान रखो अब, कहकर हार्लिन उसे किस करके चली जाती है। यहाँ तक कि पूरी कहानी पढ़कर जानू चौंक जाती है। जब रूबेन घर आता है तो देख लेता है जानू ने पूरी कहानी पढ़ ली है। जानू कहती है कि शादी से पहले तुम किसी से प्यार करते थे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुम्हें हर कदम पे सपोर्ट करती रही, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपने पहले प्यार के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। मतलब तुम उतने साल मेरे साथ जी तो रहे थे, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ हार्लिन थी। हर रात जब तुम लेट आते थे तो मुझे लगा कि तुम डायरेक्टर बनने की कोशिश में यहाँ वहाँ घूम रहे हो, पर अब मुझे पता चला है कि तुम उसी लड़की के ख्यालों में खोए हुए थे और उसी के बारे में सोचकर डिप्रेस्ड हो रहे थे, है ना? अपने दिल की सारी बातें, गुस्सा, सब कुछ वो रूबेन पर उतार कर अपने कमरे में चली जाती है। बहुत रोती है। रूबेन भी बाहर बैठकर रोने लग जाता है। वहाँ हार्लिन भी बहुत दुखी होती है।
कुछ देर के बाद जानू बाहर आकर रूबेन से कहती है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है। जितना दर्द मुझे हो रहा है शायद उससे कई ज़्यादा दर्द उस लड़की को है। वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। क्यों ना हम उसे उसके आखिरी वक्त में अपने साथ रखें। तुम्हें देखेगी तो चैन से अपने आखिरी पल को गुजार सकेगी। अब रूबेन चौंक जाता है कि ये तुम क्या कह रही हो। जानू कहती है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम जाकर उसे यहाँ ले आ जाओ। रूबेन भी हार्लिन को लेने जाता है, पर उसके पड़ोसी बताते हैं कि जानू घर खाली करके चली गई, लेकिन हाँ उसने आपके लिए ये लेटर दिया है। उस लेटर में हार्लिन ने लिखा होता है, सॉरी मैं एक बार फिर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढने निकलोगे, पर ऐसा मत करना। तुम्हें एक अच्छी वाइफ मिली है, एक प्यारी बेटी मिली है, उन्हीं के साथ खुश रहो। किसी भी हाल में उन्हें अकेला मत छोड़ो, और डायरेक्टर बनने का तुम्हारा एम्बिशन जल्द पूरा हो, यही दुआ करती हूँ। इस तरह हार्लिन एक बार फिर रूबेन की लाइफ से चली गई। अब रूबेन अपनी इस कहानी को लेकर उस प्रोड्यूसर के पास जाता है और इस बार रूबेन को वो डायरेक्शन का चांस दे देता है। रूबेन अपनी मूवी का पहला सीन शूट करता है जिसमें हीरो हीरोइन से कहता है, जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और इस सीन को शूट करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ महीनों के बाद रूबेन और जानू एक और बेटी को जन्म देते हैं। रूबेन उसे उठाता है तो वो रूबेन की छोटी उंगली पकड़ लेती है। उसका ऐसा करना रूबेन को फिर एक बार हार्लिन की याद दिला देता है, क्योंकि हार्लिन अक्सर बच्चों की तरह उसकी छोटी उंगली पकड़ लेती थी। और इसी के साथ इस हैप्पी और दुखद एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।